Hello students, welcome to our channel UGT Academics for English. My name is लब्धि भाटिया और इस वीडियो में मैं आपको आपकी फर्स्ट फ्लाइट का यूनिट 6 मिशेल द ऑटर पढ़ाने जा रही हूँ। ये चैप्टर ज्यादातर बच्चों को सीरियस लगता है, काफी लेंदी लगता है, जैसे लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो जैसे हमने नेल्सन मंडेला बहुत आसानी से समझ लिया था, ये चैप्टर भी उतनी ही आसानी से मैं आपको पढ़ा दूंगी। लेकिन उससे पहले जानना ये जरूरी है कि राइटर कौन है और उनने ये स्टोरी क्यों लिखी है। सबसे पहली बात तो ये एक स्टोरी नहीं है, ये गेविन मैक्सवेल की ऑटोबायोग्राफी है जो उनने अपनी लाइफ की सिचुएशन पे लिखी है। उसमें से एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट आपकी बुक में रखा गया है। पेट के बारे में ये चैप्टर है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि राइटर जो है, आपकी टेक्स्ट बुक में ये मेंशन नहीं किया है, लेकिन गेविन मैक्सवेल एक डॉग ओनर थे। एक पेट डॉग था उनका जिसकी ड्यू टू सम रीजंस डेथ हो गई थी, उनने वो पेट खो दिया था। तो अब की बार जब वो पेट लेना चाहते हैं तो वो सोचते कि बिना पेट के तो मैं जिंदगी नहीं जी सकता, पेट होना मेरे लिए अच्छा है, मुझे प्यार मिलता है, एंटरटेनमेंट मिलता है, तो मुझे अच्छा लगता है एक पेट ओनर होना। लेकिन मैं फिर से डॉग नहीं लेना चाहता क्योंकि उनकी उम्र काफी कम रहती है। हमारे 10 GSCB के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से भी काफी सारे डॉग ओनर्स होंगे या फिर पेट ओनर्स होंगे, तो वो ये बात बहुत अच्छे से जानते होंगे कि 12-13 ईयर्स तो मैक्सिमम एज होती है डॉग की। और इसीलिए राइटर थोड़े से इमोशनल हो जाता है कि मैं अभी भी यंग हूं और मेरी जिंदगी अभी भी काफी बाकी है, तो मैं एक और पेट मेरे मरने से पहले मरता हुआ नहीं देख सकता, इसीलिए मुझे डॉग नहीं चाहिए, थोड़े से लॉन्ग लिविंग एनिमल्स चाहिए। तो इसीलिए वो सोच रहे होते हैं कि क्यों ना ऑटर ले लें। अब किन सर्कमस्टांसेस में वो ऑटर के बारे में सोचते हैं, जिनको ये नहीं पता कि ऑटर क्या है, तो ऑटर भी एक एनिमल है, वो कैसा दिखता है, उसका अपीयरेंस कैसा होता है, ये हम चैप्टर में डिटेलिंग में जानेंगे। और ऑटर जो है वो किस सर्कमस्टेंस में होते हैं जो उनको ऑटर का आइडिया आता है, क्यों रैबिट नहीं, क्यों किटन नहीं, सिर्फ ऑटर ही क्यों, तो वो सर्कमस्टेंसेस हम जानेंगे। और उसके बाद ऑटर के साथ के उनके जो एडवेंचर्स हैं वो हमें स्टोरी में बहुत खूब तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं मिशेल द ऑटर। मिशेल उस ऑटर का नाम रखते हैं हमारे गेविन मैक्सवेल जो राइटर है, जो ऑटोबायोग्राफी जिनने लिखी है। चलिए ये एक्सट्रैक्ट मिशेल द ऑटर, क्योंकि ऑटर के बारे में हमको ज्यादातर बताया गया है। शुरुआत ऐसे होती है कि राइटर बसरा में है, इराक। आप अगर आपकी टेक्स्ट बुक देखेंगे तो टेक्स्ट बुक में इराक और लंदन का एक ब्रीफ छोटा सा डिफरेंस बिटवीन टाइप का कुछ दे रखा है, एक पैसेज दे रखा है वहां के एटमॉस्फेरिक क्लाइमेटिक चेंजेस के बारे में, क्या डिफरेंस होता है इराक और लंदन में। तो ऑटर जो है वो कुछ इस तरीके के एनिमल्स हैं जो मार्शेस वाले एरिया में रहते हैं, मतलब वाटर सराउंडेड एरियाज में रहते हैं। लंदन एक तरह से इतना कोल्ड होता है कि वहां पे हमको वाटर इतना नहीं मिलेगा, मतलब वहां पे भी रिवर्स हैं, अगर हम ये बोले वहां वाटर बॉडीज जरूर हैं, लेकिन वो पूरा वेट मार्शिस टाइप का एरिया नहीं है। अगर इंडिया के वर्डिंग में मैं बात करूं तो हमको गुजरात और मेघालय में जो डिफरेंस है कि गुजरात में भी रिवर्स है, वाटर बॉडीज हैं, ओशन कनेक्टेड है, सी कनेक्टेड है, लेकिन मेघालय में पूरा ही चिकनाहट और हर तरफ पानी सराउंडेड रहता है। वहां पे जितनी ब्यूटीफुल जगहें हैं घूमने के लिए उतना ही ज्यादा वाटरी एरिया है, तो वैसी जगहों पे ऑटर्स मिलते हैं, इराक जैसी जगहों पे ऑटर मिलते हैं। और फिर एक्चुअल में गेविन मैक्सवेल को लंदन जाना है, इंग्लैंड जाना है अपने किसी काम से, अपनी करियर रिलेटेड बातों से, तो उनको लंदन जाना है। और उससे पहले वो इराक में होते हैं अपने किसी ना किसी काम से, शिफ्टिंग के काम से, उनके जो ट्रांसपोर्ट करना है, उनको कंट्री चेंज करना है, उस काम से वो इराक में होते हैं। इराक में ऑटर रखना कोई बुरी बात नहीं है, वहां तो कॉमन है, लेकिन लंदन में जाते टाइम वो अपने न्यूली पेटेड ऑटर को वो सेल तो नहीं कर देंगे वापस से, तो वो जब लंदन लेके जाते हैं तो क्या एडवेंचर्स होते हैं। सबसे पहले हमको बताया है अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956 यानी अभी से ऑलमोस्ट 70-80 साल पहले की बात है। आई ट्रेवल्ड टू साउदर्न इराक। साउदर्न इराक में मैं गया था 1956 के न्यू ईयर के बाद, उसी टाइम पे, जनवरी फरवरी समटाइम। बाय देन इट हैड क्रॉस्ड माय माइंड कि मुझको फिर से पेट लेना है, दैट आई शुड लाइक टू कीप एन ऑटर, कि क्यों ना ऑटर रखते हैं इस बार, फॉर अ चेंज डॉग नहीं ऑटर रखते हैं। कीप एन ऑटर इंस्टेड ऑफ अ डॉग। दैट Chemisphere now ringed by water a stone's throw from its door would be an eminently suitable spot for the same. तो क्यों ये सोचते हैं, मैंने बोला आपको कि कुछ सर्कमस्टेंसेस है जिसकी वजह से वो ये सोच रहे हैं कि क्यों ना मैं
ऑटर रख लूं, तो ऐसे क्या सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं। केमिस्फियर ना बच्चों एक्चुअल में कोई प्लेस नहीं है, ऑफ कोर्स ये एक लोकेशन का नाम है, लेकिन ये रियल में अगर आप मैप पे सर्च करेंगे तो कोई रियल प्लेस नहीं है। केमिस्फियर ना राइटर का इराक वाला घर या जहां पे भी वो रहते थे वो जगह है, और उनकी ये ऑटोबायोग्राफी इतनी फेमस हो गई कि अब विकिपीडिया भी इसे एक प्लेस मानता है कि जहां पे गेविन मैक्सवेल का इराक वाला घर था। तो उनका घर जो था वो कुछ इस तरीके से सिचुएटेड था कि वो उस मार्शिस के आसपास या मार्शिस के बीच में ही उनका एक घर था, और वहां पे आजू बाजू बहुत पानी वाला एरिया था। इसीलिए वो कह रहे हैं स्टोन्स थ्रो, के पत्थर फेंक फेंक के हम कितना दूर फेंक सकते हैं, बस एक पत्थर फेंको और पानी मिल जाएगा, ताकि ऑटर्स को कंफर्टेबल लगे। ऑटर पानी में बहुत कंफर्टेबल होते हैं, उनको घर के अंदर रखेंगे, जैसे डॉग्स को या कैट्स को वॉक पे ले जाते हैं ना हम फुटपाथ पे, वैसे ऑटर्स को पानी में ले जाना रहता है। तो बाथरूम के पानी से भी ज्यादा, ऑफ कोर्स बाथरूम में तो पानी रहता है, उससे भी ज्यादा उनको नेचुरल वाटर, ये मार्शिस टाइप का एरिया, ये उनको काफी अच्छा लगता है। तो केमिस्फियर ना यानी मेरा घर जो है वो वाटर अ स्टोन्स थ्रो, वहां पे मुझको एक पत्थर फेंकने जितनी करीबी पे पानी मिल जाएगा। तो कभी भी मेरा ऑटर, अगर मेरे पास ऑटर होता है और कभी भी मुझे लगता है कि वो अनकंफर्टेबल है, तो मैं उसको एक आधी वॉक पे ले जा सकता हूँ। इसीलिए राइटर सोचते हैं कि क्यों ना डॉग के बदले एक ऑटर रखते हैं। एमिनेंटली सुटेबल स्पॉट, मतलब कंप्लीटली 100% ये एक बेस्ट स्पॉट है मेरे लिए कि यहाँ पे अगर मैं रह रहा हूं तो मैं ऑटर को रख सकता हूं। फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, क्यों एक्सपेरिमेंट बोल रहे हैं, एक्सपेरिमेंट क्यों कहा जा रहा है इस चीज को, क्योंकि ऑफ कोर्स ऑटर रखना इजी बात नहीं है। कोई भी पेट एनिमल हम रखते हैं वो बहुत टफ है। आपकी टेक्स्ट बुक में स्टोरी शुरू होने से पहले इंट्रोडक्शन में पेट ओनर होने के क्या कारण होते हैं या फिर पेट ओनर होने की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ये बताई गई है। वो भी अगर आप एक बार रीड करेंगे तो आप काफी ज्यादा उससे रिलेट कर पाएंगे कि अगर आप खुद पेट ओनर है या फिर आपने देखा है किसी पेट ओनर को, तो उनमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज जरूर होंगी, वो चीज आपको पता चलेगी। यहाँ पे भी ये बोल रहे कि एक एक्सपेरिमेंट जो मैं कर रहा हूँ कि मैं डॉग नहीं, रैबिट नहीं, कैट नहीं, मैं एक ऑटर रख रहा हूँ, उसके लिए मुझे ऐसा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रखना जरूरी है, एटलीस्ट स्टार्टिंग में। फिर तो लंदन जाना है वो जानते हैं, अगर लॉन्ग टाइम में मुझे फॉरेन जाना है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका कहीं भी जाना है, तो मुझे अभी से पता है कि मैं 5 साल बाद वहां जाने के बारे में एक थॉट रख रही हूँ। या फिर आप लोग के 10th में है, 12th कॉलेज खत्म करके या फिर 12th खत्म करके हमको जाना है बाहर कहीं, तो वो चीज पहले से पता होती। इन्हें भी पता था कि इन्हें इंग्लैंड जाना है, लेकिन फिर भी कि स्टार्टिंग के लिए यहाँ पे ठीक रहेगा। When I casually mentioned this to a friend, जब मैंने ऐसे ही बातों बातों में किसी दोस्त के सामने बोल दिया कि अब मैं सोच रहा हूँ एक ऑटर रख लूं, he as casually replied, उसने भी कैजुअली बोला कि I had better to get one in the Tigris marshes। इराक में जहां की ये बात हो रही है, टाइग्रिस मार्शेस में ऑटर्स बहुत कॉमन होते हैं, वहां से जाकर के इजीली मिल जाएंगे, बिकॉज देयर दे वर एज कॉमन एज मॉस्किटोज। अपने यहाँ पे मच्छर जितने कॉमन होते हैं ना कि एक साथ हम थाउजेंड्स ऑफ देख सकते हैं, वहां पे ऑटर्स इतने होते हैं कि एक साथ बहुत देख सकते हैं हम। तो वहां से आपको चाहिए आप ले सकते हैं। एंड वर ऑफन टेम्ड बाय द अरब्स। ऑफन मतलब फ्रीक्वेंटली वहां के जो ऑटर ट्रेनर्स होते हैं या फिर ऑटर को जो मैनेज करने वाले लोग होते हैं, वहां का जो स्टाफ होता है वो ज्यादातर अरब होता है। टेम्ड मतलब ट्रेंड, ऑटर को ट्रेनिंग कौन देते हैं, अरब्स, अरेबियन पीपल, ठीक है। वी वर गोइंग टू बसरा टू द कॉन्सुलेट जनरल। अब बसरा इराक का एक सिटी है, हम वहां जा रहे थे। कॉन्सुलेट जनरल एक ऐसी ऑफिस होती है जहां पे ये पासपोर्ट और इमिग्रेशन ये वाले सारे काम होते हैं, किसी भी टाइप के सिटीजन टाइप के, मतलब ये सब जो शिफ्टिंग वगैरह होता है इसके काम कॉन्सुलेट जनरल के ऑफिस में होते हैं। तो ये लोग बसरा सिटी में जा रहे थे कॉन्सुलेट जनरल की ऑफिस पे, टू कलेक्ट एंड आंसर अवर मेल फ्रॉम यूरोप। यूरोप में इंग्लैंड है, इंग्लैंड में लंदन है, तो वहां से हमारा मेल आ गया है कि नहीं, हमें वहां जाना है कि नहीं, कब जाना है, जो भी ऑफर लेटर उनके पास आने वाला था वो कलेक्ट करने के लिए वो कॉन्सुलेट जनरल गए। एट द कॉन्सुलेट जनरल वी फाउंड दैट माय फ्रेंड्स मेल हैड अराइव्ड बट माइन हैड नॉट। तो वो कह रहे हैं कि वहां जाके पता चला कि मेरे दोस्त का मेल आ गया है लेकिन मेरा अब तक नहीं आया। तो अब 2 लोगों को साथ में जाना था लेकिन एक ही जा पाएगा, ऐसा कैसे? मेरा भी आ जाना चाहिए था अब तक में, लेकिन नहीं आया है, मे बी ड्यू टू सम रीजंस, क्योंकि रिजेक्शन वाला बात अभी नहीं थी, सब कुछ फाइनल हो गया था। बस मेल, एक बोलते हैं ना कि एक फॉर्मल लेटर हमको मिल जाए कि हाँ हमको जाना है, कंफर्मेशन लेटर टाइप, वही आना बाकी था। आई केबल्ड टू इंग्लैंड एंड व्हेन 3 days लेटर नथिंग हैड हैपेंड। मैंने
इंग्लैंड में फोन लगाया, जहां से भी उनकी बात होती होगी वहां पे फोन लगाया कि क्यों मेल नहीं आया है, आई वॉन्ट टू कम एंड वट एवर आई वॉन्ट टू डू द प्रोसीजर। तो 3 दिन बाद तक भी कोई रिस्पॉन्स आया नहीं। हम मार्क करेंगे कितने दिन, 3 दिन बाद तक भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। आई ट्राई टू टेलीफोन, मैंने डायरेक्ट फोन लगाने की, पहले ऐसे वॉइस मेल या कोई केबलिंग करके उनको मैसेज पास करवाया, लेकिन फिर सीधा कॉल लगाने को सोचा। द कॉल हैड टू बी बुक्ड 24 आवर्स इन एडवांस। कॉल डायरेक्टली नहीं कर सकते थे, पीसीओ और वो सब बूथ होते हैं ना, तो वो 24 आवर्स पहले एटलीस्ट उसको बुकिंग करवाना रहता था कि टुमारो 2 बजे दोपहर को या शाम को 7 बजे आकर के मैं कॉल लगाऊंगा, इस व्यक्ति को लगाऊंगा, तो उसे भी इन्फॉर्म कर दो, मैं भी रेडी रहूंगा। ऑन द फर्स्ट डे द लाइन वॉज आउट ऑफ ऑर्डर। हम टिक करेंगे, साथ में पेंसिल लेके बैठिए कि क्या हुआ था। ऑन द फर्स्ट डे द लाइन वॉज आउट ऑफ ऑर्डर, पहले दिन फोन नहीं लग पाया। दूसरे दिन का जब बुकिंग किया, ऑन द सेकेंड डे द एक्सचेंज वॉज क्लोज्ड फॉर अ रिलीजियस हॉलीडे। उस दिन तो फोन बूथ ही बंद था, नहीं लग सकता कॉल, रिलीजियस हॉलीडे। ऑन द थर्ड डे देयर वॉज अनदर रीजन, अनदर ब्रेकडाउन, मतलब फिर से कनेक्ट नहीं कर पाए। पहले 3 दिन तक केबल का कोई जवाब नहीं आया, उसके बाद और 3 दिन वेस्ट हो गए, यानी टोटल अब 6 डेज उनके वेस्ट हो गए हैं। उनके दोस्त का मेल आ गया, उनका नहीं आया। माई फ्रेंड लेफ्ट, 1 हफ्ता हुआ, वो चला गया। एंड आई अरेंज टू मीट हिम इन अ वीक्स टाइम, मैंने उसको बोला कि देखते हैं मेल आता है कि नहीं आता, मैं हफ्ते भर में तुमको मिलता हूं। 5 days लेटर माई मेल अराइव्ड, फिर और 5 दिन बाद मेरा मेल फाइनली आ गया, और फिर अब तो जाना है लंदन। देन दे से आई कैरीड इट टू माई बेडरूम टू रीड, मैं वो मेल लेकर के अपने बेडरूम में गया पढ़ने के लिए, रूम में घर पे आया वापस। एंड देयर स्क्वाटिंग ऑन द फ्लोर, स्क्वाटिंग एक पोजीशन होती है कि जब हमारा फीट एज एज पैर पे, जैसे हम खड़े रहते हैं वैसे जमीन पे लगा हुआ है, लेकिन फिर भी हम सिटिंग पोजीशन में हैं। स्क्वाटिंग ऑन द फ्लोर वर 2 अरब्स, बिसाइड देम ले अ सैक, 2 अरब बैठे थे एक छोटी सी बोरी लेकर के। अरब क्यों आए होंगे? यस, ऑटर लेकर के। बिसाइड देम ले अ सैक दैट स्क्वार्म्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो ऐसे रेंग रहा था मतलब करवट बदल रहा, हिल रहा था एक्चुअली। उसमें कोई नॉन लिविंग थिंग नहीं थी, एक लिविंग कोई चीज थी, तो वो हम जानते हैं बिल्कुल क्या होगा। लेकिन ये सब मेल के चक्कर में और इतने धक्कों में गेविन मैक्सवेल ने कब ऑर्डर दिया कि मुझको एक ऑटर चाहिए? पे भी कर दिया, जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है, या फिर ऐसे ही अगर वहां पे इतने कॉमन है और ऐसे रैंडमली हम ले सकते हैं, तो बुक किसने किया कि मुझको चाहिए? उनने तो नहीं किया। दे हैंडेड मी अ नोट फ्रॉम माई फ्रेंड, उनकी जो फ्रेंड जो ऑलरेडी वहां चले गए, उनने ये नोट भेजा था, हियर इज योर ऑटर। ऑटर आ गया, तो अब हमको समझ में आता है कि आफ्टर ऑल क्या चक्कर था, क्यों हमको इराक और लंदन के डिफरेंसेस दिए गए हैं इंट्रोडक्शन में, पेट ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई हैं। स्टार्टिंग में राइटर जो है वो अपने दोस्त से कैजुअली मेंशन करते हैं कि मुझे ऑटर लेने का मैं सोच रहा हूँ, चाहिए भी नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना ऑटर रखा जाए, कैसा होगा वो एक्सपीरियंस। दोस्त भी कैजुअली बता देता है कि टाइग्रिस मार्शेस में तुमको मिलेंगे, और फिर वो गिफ्ट ही कर देता है। ठीक है, अब बारी आ गई है उनको लंदन जाने की। कुछ दिन भी अब वो यहाँ पे नहीं रहने वाले हैं, तो अब बारी आ गई है उनको लंदन जाने की। विद द ओपनिंग ऑफ दैट सैक बिगैन अ फेज ऑफ माई लाइफ दैट हैज नॉट येट एंडेड। वो जब बोरी मैंने खोली, और जब वो ये स्टोरी लिख रहे हैं कुछ सालों बाद ऑफ कोर्स, तो वो ये बोल रहे हैं कि वो जैसे ही वो सैक खोला, उसके साथ मेरी एक न्यू लाइफ शुरू हो गई। जैसे बोलते हैं ना, मदर के लिए एक बेबी बर्थ होता है, या फिर शादी होती है तो एक न्यू लाइफ स्टार्ट हो जाती है, या फिर जब पापा मम्मी बनते हैं, दादा दादी बनते हैं, तब एक न्यू लाइफ। तो वैसे वो कह रहे कि मेरा एक नया पेट आया, तो उसके साथ मेरी एक न्यू लाइफ शुरू हुई, जो आज तक मतलब जिस भी दिन वो ये ऑटोबायोग्राफी लिख रहे हैं 1956 से कुछ सालों बाद, तब तक तो खत्म नहीं हुई थी। That has not yet ended and may for all I know not end before I do। and may मतलब वो होप कर रहे हैं, वो प्रे कर रहे हैं कि मैं मरूं उससे पहले तो मेरा ये एडवेंचरस लाइफ ऑटर के साथ का खत्म ना हो। इट इज इन इफेक्ट अ thraldom to otters and otter fixation। वो कह रहे हैं कि ये एक अजीब सा एडवेंचर है, ये एक अजीब सा ट्रेनिंग सेशन होगा हमारा, एन ऑटर फिक्सेशन दैट आई हैव सिंस फाउंड टू बी शेयर्ड बाय मोस्ट अदर पीपल हु हैव एवर ओन्ड वन।
जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये शायद ज्यादातर लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा जिनने भी ओन्ड वन, कभी भी एक ऑटर, ओन्ड मतलब सिर्फ कोई भी पेट की बात नहीं हो रही, सिर्फ ऑटर की बात हो रही है, जिनने कभी भी अपनी जिंदगी में एक ऑटर भी अगर लिया है तो वो ये ऑटर फिक्सेशन बहुत थ्रोल्डम के साथ समझेंगे। The creature that emerged from this sack onto the spacious tiled floor of the consulate bedroom resembled most of all a very small medievally conceived dragon. कह रहे हैं कि जब मैंने ये खोला तो वो जो बोरी में से निकला, जो प्राणी निकला, ऑटर ऑफ कोर्स, दैट emerged from this sack onto the spacious tiled floor. अब उनको उनका छोटा सा बसरा वाला मतलब इराक वाला घर जो है, ये केमिस्फियरना वाला, वो उनको बहुत बड़ा लग रहा है क्योंकि वो इतनी बड़ी बड़ी टाइल्स पे वो ऑटर इतना सा ही दिख रहा है बिल्कुल। इट इज अ वेरी स्मॉल, इट इज अ बेबी ऑटर राइट नाउ, तो वो बहुत छोटा है। स्पेशियस टाइल फ्लोर ऑन द कॉन्सुलेट बेडरूम रिजेंबल्ड मोस्ट ऑफ ऑल अ वेरी स्मॉल, क्योंकि वो क्यों इतना स्पेशियस दिख रहा है, इट इज अ रिजेंबलेंस, वो बस दिख रहा है। क्यों? अ स्मॉल मिडिवली कंसीव्ड, मतलब जो मिडिवल हिस्ट्री के टाइम का कोई ड्रैगन हो वैसा दिखाई दे रहा है शक्ल से। तो फ्रॉम द हेड टू द टिप ऑफ टेल, सिर से लेकर के पूंछ तक, ही वॉज कोटेड विथ सिमेट्रिकल पॉइंटेड, कैसा दिखता है ऑटर? फ्रॉम द हेड टू द टिप ऑफ द टेल ही वॉज कोटेड विथ सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल्स। सिमेट्री मतलब कि ये ऐसी है तो इसको बीच में से काटे, ऊपर सेम नीचे सेम, अगर ऐसी है तो ये बीच में से काटा तो नीचे भी ऐसा और ऊपर भी ऐसा, तो वो सेम टाइप का सिमेट्री बोलते हैं उसको। जब हम हाफ करें तो वो सेम दिखता हो, उसे सिमेट्री कहते हैं। बोल रहे सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल्स, उसकी स्केल्स बिल्कुल सिमेट्री थी। ऑफ मड आर्मर, मड आर्मर मतलब पूरा धूल से भरा हुआ, धूल भी वो कीचड़ वाली धूल। मड आर्मर बिटवीन हुज टिप्स, जिसकी टिप मतलब अगर कोई हेयर उनके ये फर जो होते हैं, एनिमल हेयर या एनिमल फर जिसको बोलेंगे, तो उसकी टिप एकदम एंड वाला पोर्शन, उस पे से ऐसे हाथ घुमाओ तो मिट्टी भर के हाथ में निकलेगी। बिटवीन हुज टिप्स वाज विजिबल अ सॉफ्ट वेलवेट फर, उन टिप्स के बीच में बहुत सॉफ्ट सा वेलवेट दिखाई दे रहा था। मतलब ये एनिमल के ट्रू कलर्स बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हैं। लाइक दैट ऑफ अ चॉकलेट ब्राउन मोल, जैसे किसी चॉकलेट ब्राउन कलर का एनिमल हो और उसका सॉफ्ट फर हो, वैसा ये दिखाई दे रहा था। वो तो पूरी तरीके से वॉश करने के बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअली में इसका चॉकलेट ब्राउन कलर है या नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि अभी के लिए तो हमको कौन सा कलर बताया है, चॉकलेट ब्राउन मोल। He shook himself, उसने खुद को थोड़ा सा शेक किया, थोड़ा सा अपना सिर हिलाया, और मैंने सोचा आई हाफ 50% मैंने सोच लिया था कि थोड़ी सी धूल घर में गिरेगी और घर गंदा होगा। एक्सपेक्टेड अ क्लाउड ऑफ डस्ट, बट इन फैक्ट इट वॉज नॉट फॉर अनदर मंथ, लेकिन एक और महीने तक ये चीज नहीं हो पाई कि मैं उसको पूरी तरीके से साफ कर पाया। ऑटर्स मार्शेस में रहते हैं तो वो कितना भी कर लो वो थोड़े तो गंदे रहेंगे, इसीलिए उनको पूरा महीना लगा, वो डेली उसको क्लीन करते थे, नहलाते थे, लेकिन फिर भी थोड़ी 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 करके रोज उसमें से धूल निकलती थी। तो यहाँ पे कह रहे नॉट फॉर अनदर मंथ कि मुझे उसके पूरा बॉडी से मिट्टी निकालते लगा। रिमूव द लास्ट ऑफ द मड एंड सी द ऑटर एज इट वर इन हिज ट्रू कलर्स, उसके पूरे ओरिजिनल उसका क्या टोन है, चॉकलेट ब्राउन, ऑफ कोर्स बाद में भी वही निकला, चॉकलेट ब्राउन कलर में उसको मुझे देखते इतना टाइम हो गया। मिजबिल एज आई कॉल्ड द ऑटर, तो हम ध्यान रखेंगे कि मिजबिल मैं बुलाता था, लेकिन ये जो स्किन टोन का ऑटर था, ऐसा ऑटर पहले कभी भी नहीं देखा था। साइंस में ये पहली ऐसी स्पीशीज मिली थी। एनिमल्स की स्पीशीज हमको कैसे मिलती है, ठीक है, कि कोई न्यू टाइप का एनिमल या कोई न्यू फंक्शंस वाला एनिमल मिले तो उस पर रिसर्च की जाती है, फिर पता चलता है कि कौन से रिप्रोडक्टिव पेरेंट्स का यंग वन होगा, तभी हमें समझ में आता है। तो ये वाला जो स्किन टोन था, ये जो रेस थी, रेस मतलब स्किन टोन, ये रेस का ऑटर आज तक साइंस ने कभी डिस्कवर नहीं किया था। ये मैक्सवेल का ऑटर पहली बार पता चला था, तो इसीलिए जूलॉजिस्ट ने इसका नाम रखा, लेंदी नाम इसका रखा, लूट्रोगेल पर्सिपिसिलाटा मैक्सवेली, क्योंकि मैक्सवेल का ऑटर था तो उसका नाम रखा गया है। और ये आगे दो वर्ड्स भी उसका एक्सटेंडेड क्रिश्चियन नेम बोल सकते हैं हम, अननोन टू साइंस एंड वाज एट लेंथ क्रिस्टन्ड और मैक्सवेल्स ऑटर। उनका जो फॉरेंसिक या फिर उनका जो साइंटिफिक नाम रखा गया वो था लूट्रोगेल पर्सिपिसिलाटा मैक्सवेली। शॉर्ट में हम उसको मैक्सवेल्स ऑटर भी समझ सकते हैं, लेकिन बेहतर ये रहेगा कि आप होमवर्क के तौर पे 10 बार एटलीस्ट ये स्पेलिंग लिख लें, क्योंकि इसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं चलेगी। फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स मिचबिल
वॉज नीदर हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली। हॉस्टाइल मतलब अनफ्रेंडली, ना तो वो फ्रेंडली था ना तो वो अनफ्रेंडली था। ही वॉज सिंपली अलूफ एंड इंडिफरेंट। वो बस पड़ा रहा, जहां था वहीं पड़ा रहा। चूजिंग टू स्लीप ऑन द फ्लोर एज फार फ्रॉम माई बेड एज पॉसिबल। मुझसे जितना दूर हो सकता था वो उतना दूर बस सोया रहा। The second night, Mitchell came on to my bed in the small hours and remained asleep in the crook of my knees. Crook of my knees मतलब हम जब पैर फोल्ड करके सोते हैं, ये जो क्रूक यहाँ पे नी है हमारा, तो यहाँ पे आकर के वो सो गया। सोया, कब तक सोया? Until the servant brought tea in the morning and during the day he began to lose his apathy. और फिर जो उसका अनकंफर्ट था वो धीरे धीरे उसका अनफ्रेंडलीनेस वो छोड़ता गया। एंड टेक अ कीन मच टू कीन इंटरेस्ट, और फिर बहुत इंटरेस्ट से वो आसपास देखने लगा कि अब मैं पानी वाली मिट्टी की जगहों पे नहीं हूं, अब मैं एक साफ घर में हूं। ऐसे सीमेंट और ब्रिक्स वाले एक पक्का हाउस में यहाँ पे रूम्स है, अलग अलग बड़ी सी जगह है, ठीक है, ये वो समझने लग गया। ऑल राइट, आई मेड अ बॉडी बेल्ट फॉर हिम। मैंने एक बॉडी बेल्ट बनाया ताकि मैं उसको साथ साथ में लेके घूम सकूं। एंड टुक हिम ऑन अ लीड टू द बाथरूम, और उसको खींच करके बाथरूम में लेके गया। फॉर वेयर हाफ एन आवर, जहां पे आधा घंटा वो एकदम वाइल्ड एनिमल्स की तरह खुशी से खेलने लग गया। जैसे एलिफेंट को पानी दिखा दो तो वो कैसे खुश हो जाते हैं, वैसे ही वेंट वाइल्ड विद जॉय इन द वाटर, प्लंजिंग एंड रोलिंग इन इट। प्लंजिंग मतलब डाइव मारने लगा, अंदर तक पानी के जाने लगा, बाथ टब में ऑफ कोर्स या नॉर्मल टब में अगर वो उसको लेके गए होंगे तो। एंड रोलिंग इन इट, पानी में गोल गोल घूमने लग गया। शूटिंग अप एंड डाउन द लेंथ ऑफ द बाथ टब, पूरा इधर उधर अप डाउन वो पूरा बाथ टब उसने घूम लिया। इतना सा था तो बाथ टब के उसके लिए ऑफ कोर्स बड़ा सा स्विमिंग पूल जैसा था। अंडर वाटर एंड मेकिंग इनफ स्लॉश एंड स्प्लैश फॉर अ हिप्पो। एक हिप्पो अगर पानी में गिर जाए तो जितना पानी बाहर उछलता है, वो अकेला छोटा सा ऑटर इतना उछल कूद पानी में करने लग गया कि पूरा बाथरूम उसने पानी पानी कर दिया। तब वो कहते हैं, दिस आई वॉज टू लर्न एज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑटर्स। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑटर्स में वो क्या कहते हैं, ये हमको अंडरलाइन करना रहेगा या जैसे आपको हाईलाइट करना है। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर मस्ट बी, so to speak, extended and spread about the place। एक छोटा सा बाउल है अगर जो वो उठा सकता है तो वो पूरा उलट देगा, उसमें पानी नहीं रहना चाहिए। और अगर वो बाथटब जैसी किसी चीज में तो वो हाथ से पानी इतना उछालेगा कि हर एक ड्रॉप उसको उड़ती फिरती गिरती हुई दिखाई देनी चाहिए। शांत पानी अच्छा नहीं लगता, ठीक है। आगे हमको बोला है बाउल तो तुरंत ही ओवरटर्न हो जाना चाहिए, मतलब उल्टा करके गिरा देना चाहिए। इफ इट विल नॉट बी ओवरटर्न, तो वो उसके अंदर अगर इतना भारी है कि वो पलट नहीं सकता तो वो उसमें बैठ के एक एक बार हाथ मार के सब कुछ उड़ा देगा। बी सैट इन एंड स्प्लैश्ड इट अंटिल इट ओवरफ्लोज। वाटर मस्ट बी केप्ट ऑन द मूव व्हेन मेड टू डू थिंग्स। पानी हमेशा हिलता डुलता होना चाहिए। व्हेन स्टेटिक, स्टेटिक मतलब जब शांत हो तो इट वॉज वेस्टेड एंड प्रोवोकिंग। तो ये पानी बर्बाद है क्योंकि ये हिल नहीं पा रहा है। और प्रोवोकिंग मतलब गुस्सा आ जाता है वैसा पानी देख के। अगर उसको बंद बॉटल मिले जिसमें पानी दिख रहा है उसको लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता उस पानी को, तब तो वो गुस्सा हो जाता था इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे हमको इतनी चीज समझ आ गई। और हमारी तरह गेविन मैक्सवेल को भी ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी, और वो ये कहते हैं अपनी ऑटोबायोग्राफी में कि जो भी कभी भी एक ऑटर ओनर रहा है वो भी ये बात जानता ही होगा कि ऑटर्स पानी देख के कैसे पगला जाते हैं। और उसका उन्होंने ये एक एग्जाम्पल दिया है कि पानी हर वक्त मूविंग जोन में होना चाहिए। जब स्टेटिक या जब स्टेबल होता है तो ऑटर्स को पसंद नहीं आता है। वो कोशिश करता है कि वो पूरा पानी उछालते रहे, उड़ाते रहे। 2 days later, 2 दिन बाद यहाँ पे क्या हुआ, मिचबिल जो था वुड फॉलो मी विदाउट लीड। 2 ही दिन में वो मेरे पीछे पीछे आने लगता था, मतलब अब उसको उसका बेल्ट पकड़ के खींचने की जरूरत नहीं रहती थी। मैं जा रहा हूं तो वो भी साथ में आ ही जाता था। व्हेन आई कॉल्ड हिज नेम, अगर उसको बुलाओ तो अब उसको ये पता था कि अच्छा मेरा नाम मिचबिल है। 2 दिन में ही उसको इतना पता चल गया था। ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्ले। वो ज्यादातर टाइम खेलता रहता था, ऐसा नहीं कि बैठे बैठे सोता रहे या फिर जमीन पे पड़ा रहे, काफी एक्टिविटी वाला था। He spent hours shuffling a rubber ball round the room like a 4-footed soccer। कोई 4 पैर वाला फुटबॉलर हो वैसे वो पूरा टाइम किसी रबर बॉल से खेलता रहता था। यूजिंग ऑल 4 feet टू ड्रिबल दी बॉल, चारों पैर से बॉल को उछाल रहा है, किक कर रहा है। एंड ही कुड ऑल्सो थ्रो इट विद अ पावरफुल फ्लिक ऑफ द नेक। अपनी गर्दन से इतनी जोर से वो मारता था कि वो ऊंचाई तक बॉल जाता था, उसमें इतना पावर था।
टू अ सरप्राइजिंग हाइट एंड डिस्टेंस, कि इतना छोटा सा ऑटर इतनी ऊपर उछाल सकता है। उसका ट्रिक या उसका फोर्स जो भी था वो बहुत सरप्राइजिंग होता था। बट द रियल प्ले ऑफ एन ऑटर इज व्हेन वी नो he lies on his back and juggles with small objects between his paws, कि वो पूरा उल्टा सिर के बल लेट जाता है और अपने चार पैर के बीच में, चार पैर ऐसे हवा में करके और उनके बीच में वो खेलता है, जगलिंग करता है वो। मार्बल्स वर मिचबिल्स फेवरेट टॉयज, ऐसे वो मार्बल के साथ खेलता है, एक भी मार्बल नीचे गिराए बिना वो चारों पैर से अकेले अकेले खेलता रहता है। मार्बल्स वर मिचबिल्स favorite toys for his pastime. He would lie on his back rolling two or more of them. दो या दो से ज्यादा मार्बल्स को रोल करता रहता है या फिर जगल करता रहता है अप एंड डाउन हिज वाइड फ्लैट बेली। एक भी मार्बल नीचे गिराए बिना अपने ही पेट पे इधर उधर भी करना है, ऐसे नहीं कि बस स्टेबल रहना है। उसको बस एक्टिविटी पसंद आती थी, विदाउट ड्रॉपिंग वन टू द फ्लोर, एक भी नीचे नहीं गिरना चाहिए, ऐसी गेम वो अकेले अकेले खेलता रहता था। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया है। चलिए एक बार ओरल कॉम्प्रहेंशन चेक भी डिस्कस कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि यूजीटी ने वॉरियर बैच लाई है जिसमें मैथ, साइंस, इंग्लिश और एसएसटी के सब चैप्टर्स के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के रूप में और हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा आपके रेगुलर टेस्ट लिए जाएंगे जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल और परफॉर्मेंस लेवल की जानकारी हो। ये 4 सब्जेक्ट्स की पूरे साल की कमिटमेंट आपको सिर्फ 2999 रुपीस में अवेलेबल होगी, जो कि आप प्ले स्टोर पे यूजीटी और ऐप स्टोर पे, मतलब आईफोन यूजर्स के लिए माई इंस्टीट्यूट नाम के एप्लीकेशन में देख सकते हैं। और फर्दर डिटेल्स की क्वेरीज अगर हैं तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। व्हाट एक्सपेरिमेंट डिड मैक्सवेल थिंक केमिस्फियरना वुड बी सुटेबल फॉर कीपिंग एन ऑटर? तो क्या सोचते हैं वो कि केमिस्फियरना किस लिए एक अच्छी जगह है कि वो एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं? कौन सा एक्सपेरिमेंट है कि वो एक ऑटर को पेट रख ले? व्हाई डज ही गो टू बसरा? फॉर द ऑफ कोर्स इमिग्रेशन और पासपोर्ट प्रोसेसेस, फॉर कलेक्टिंग द मेल, फॉर कलेक्टिंग मेल फ्रॉम यूरोप। And how long does he wait there and why? 3 days वहां पे रहते हैं वो, फिर केबल का आंसर नहीं आता, फिर और 3 days, तब तक में उनको, फिर और 5 दिन बाद ऑफ कोर्स उनको मेल आ जाता है और तभी उनको वहां कॉन्सुलेट रूम बताया है, अगर आपको याद हो तो। वो कहाँ पे रहते हैं बसरा में? एक कॉन्सुलेट रूम में, मतलब जो लोग जब तक उनका आंसर नहीं आ जाता तब तक वहां के उस घर में या जो भी रूम उनको रेंट पे या ऐसा होटल टाइप मिला होता है वहां पे वो रहते। तो उस कॉन्सुलेट रूम में वो वहां पे 11 दिन अंदाजे से अप्रोक्सीमेटली रहे। क्यों रहे? तब तक उनका मेल आने वाला था। हाउ डज ही गेट दी ऑटर? उनको ऑटर कैसे मिलता है? तो वो अरब्स बैठे होते हैं, फ्रेंड ने भेजा होता है, ठीक है। डज ही लाइक इट? यस ऑफ कोर्स, उनको ऑटर अच्छा लगता है। पिक आउट दी वर्ड्स दैट टेल यू दिस। वो वर्ड्स हमको कौन से पता है? ऐसे एग्जाम में आपको नहीं बोलेंगे कि वो वर्ड्स बताओ एग्जैक्टली पूरे सेंटेंसेस, लेकिन कुछ की पॉइंट्स जो हैं कि वो अपनी ऑटोबायोग्राफी में ये मेंशन करते हैं कि मैं उम्मीद करता हूं कि ये अब तक तो खत्म नहीं हुआ है ये एडवेंचरस जर्नी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे खत्म भी ना हो। एक ये वर्ड लिखते हैं, फिर उसके ट्रू कलर्स, और उसको बात करवाया, वो ना फ्रेंडली था ना हॉस्टाइल था, फिर वो मेरे पास आ गया और उनका जो फर्स्ट 2-3 डेज का बॉन्डिंग है वो बताया है, ठीक है। तो ऐसे हमको पता चलता है। Why was the otter named as Maxwell's otter? Because it was first discovered या found by Maxwell's ownership, और वो उसका पेट है इसीलिए उसको Maxwell's otter बोलते हैं। Tick the right answer. In the beginning the otter was aloof and indifferent, friendly या hostile? तो हमको बोला neither friendly nor hostile, ना तो फ्रेंडली था ना तो वो hostile मतलब अनफ्रेंडली था, बल्कि he was simply अलूफ एंड इंडिफरेंट। ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन है इसलिए हम टिक कर रहे हैं, हमको आंसर ऑलरेडी दे रखा है, हमको बस टिक करना है। व्हाट हैपेंड व्हेन मैक्सवेल टुक मिचबिल टू द बाथरूम? पहले दिन क्या हुआ था? वो एकदम से वाइल्ड हो गया था, आधा घंटा वहां पानी में खेला था, उसको बाउल उल्टा करते आता है, वो नहीं हो पा रहा तो उसमें जा करके पूरा बाथटब का लेंथ उसने मेजर कर लिया एंड एवरीथिंग। व्हाट डिड इट डू 2 days आफ्टर दैट? और 2 दिन बाद उसने क्या किया? 2 दिन बाद वो अपने नाम बुलाने से खुद से जाने लग गया, बिना बॉडी बेल्ट बांधे खुद से ही वो फॉलो करने लग गया और उसको बाथरूम में ले जाया जाता था।
चलिए आगे बढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ। द डेज पास्ड पीसफुली एट बासरा। बासरा में तो कोई दिक्कत नहीं आई, बट आई ड्रेडेड, ड्रेड मतलब क्या, डरना, डराना, ठीक है। तो मुझे किस चीज से डर लग रहा था, द प्रोस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मिच टू इंग्लैंड फ्रॉम केमिस्फियरना। केमिस्फियरना तो ठीक रहा, लेकिन इंग्लैंड में ऑटर कैसे बिहेव करेगा, अच्छा वहां तक ले जाने का कैसे होगा, एंड टू केमिस्फियरना, बासरा से केमिस्फियरना ले जाना है, वहां से फिर इंग्लैंड ले जाना है। द ब्रिटिश एयरलाइन जिसके थ्रू राइटर जाने वाले थे टू लंदन वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स। ब्रिटिश एयरलाइन एनिमल्स अलाउ नहीं करती अपनी फ्लाइट्स में। सो आई बुक्ड अ फ्लाइट टू पेरिस एंड अनदर एयरलाइन फ्रॉम देयर टू लंदन। तो एक फ्लाइट बुक करी पेरिस तक की, और फिर एक और दूसरी एयरलाइन से लंदन तक की वहां से फ्लाइट बुक करी वाया वाया। द एयरलाइन इंसिस्टेड दैट मिज शुड बी पैक्ड इनटू अ बॉक्स नॉट मोर देन 18 इंचेस स्क्वायर, कि एक 18 इंचेस स्क्वायर का बॉक्स लीजिए, पूरा स्क्वायर बॉक्स 18 इंचेस का, उसमें आप मिचबिल को कैरी करके ला सकते हैं, और वहीं मतलब लगेज के साथ नहीं रखना है, वहीं अपने पैर के पास एयरलाइन में जब बैठे तब रखना है, टू बी कैरीड टू बी ऑन द फ्लोर एट माई फीट। आई हैड अ बॉक्स मेड, मैंने एक बॉक्स बनवा लिया, एंड एन आवर बिफोर वी स्टार्टेड, फ्लाइट पे जाने से 1 घंटा पहले मैंने पहले से ही मिचबिल को उसमें डाल दिया ताकि वो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए। आई पुट मिज इन टू द बॉक्स सो दैट ही वुड बिकम अकस्टम टू इट, वो उसके साथ यूज टू हो जाए, टू इट, एंड लेफ्ट फॉर अ हरीड मील, तुरंत कुछ खाने को लेने के लिए चला गया, अपने लिए, मिचबिल के लिए, जिसके लिए भी। मिज बुलाते थे वो मिचबिल को शॉर्ट में। When I returned, there was an appalling spectacle. लेकिन जब मैं वापस आया तो इस बॉक्स का हाल कुछ और हो चुका था। Of course, ऑटर है, कितना तूफानी है वो तो हम देख ही चुके हैं। There was complete silence from the box, but from its air holes and chinks around the lid, blood had trickled and dried. खून इतना निकला था और इतनी देर पहले निकला था कि अब तो सूख चुका था। I whipped off the lock and tore open the lid. मैंने लॉक खोला, ढक्कन खोला। मिच exhausted and blood spattered. मिचबिल की हालत ऐसी थी कि वो थक चुका था और पूरा खून से वो खुद भी फैला हुआ था। उसने खुद को इतनी परेशानी दे दी, उसने बॉक्स को इतनी परेशानी दे दी। Whimpered and caught at my leg. थोड़ा सा रोया, कुछ whimpering मतलब कुछ आवाज निकाली और तुरंत आके पैर पे चिपक गया। He had torn the lining of the box to shreds. उसने पूरी लाइनिंग जो साइड की होती है उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे। When I removed the last of it, जब एकदम लास्ट टुकड़ा मैंने वहां से निकाला, so that there were no cutting edges left, तो वहां पे ऐसे अजीब सा जो हो जाता है वो नहीं रहे, ये सब जो ये रफ सा सरफेस है ये ना रहे। It was just 10 minutes until the time of the flight departure. तब तक फ्लाइट उड़ने में सिर्फ 10 मिनट बाकी थी। And the airport was 5 miles distant. और एयरपोर्ट अंदाजे से 5 मील की दूरी पे था। 5 मील मतलब 1 माइल सम अराउंड 1.6 किलोमीटर्स का होता है। तो 5 miles means almost 7.5 or 8 kilometers that can be. I put the miserable Mitch back into the box, holding down the lid with my hand, और वो ढक्कन और बॉक्स को पकड़ करके मैं बस भागा वहां से। I sat in the back of the car with the box beside me, and the driver drove through the streets like a ricocheting bullet. Ricocheting bullet मतलब बहुत तेजी से कहीं से निकलना, जहां पे हम शायद एक दो आजू बाजू लोगों से या जो भी चीजें हमारे रास्ते के बीच में आ रही है उनसे टकरा रहे हैं या ऑलमोस्ट टकरा रहे हैं, तो गाड़ी बस सन दनादन निकले जा रही थी। द एयरक्राफ्ट जो एरोप्लेन था वॉज वेटिंग टू टेक ऑफ। आई वॉज रश्ड थ्रू टू इट बाय इन्फ्यूरिएटेड ऑफिशियल्स। वहां पे इन्फ्यूरिएटेड मतलब गुस्सा हुए ऑफिसर्स थे सारे एयरपोर्ट के, उन सबको साइड करते करते स्किप करते करते मैं बस भागा फ्लाइट में। लकीली द सीट बुक्ड फॉर मी एट द एक्सट्रीम फ्रंट। लकीली ये बात हुई कि मेरे लिए जो सीट बुक की गई थी वो एकदम आगे आगे की थी। तो वो पता है लास्ट तक जाना हो, अगर हम क्लास में लेट आ गए हैं, लास्ट बेंच तक जाना है तो काफी एम्बेरसमेंट फील होता है कि इतनी देर से आए हैं या फिर सर मैम कुछ बोल ना दे। तो वो कह रहे हैं कि एयरपोर्ट पे एरोप्लेन में जब वो जाने वाले थे तो उनकी सीट जो थी वो एकदम आगे आगे की थी। पीछे की होती तो सब लोग उन्हीं को देख रहे होते कि अच्छा इसकी वजह से यहाँ पे इतना डीले हुआ है, वो नहीं हुआ। आई कवर द फ्लोर अराउंड माई फीट विद न्यूज़पेपर्स, वहां पे नीचे न्यूज़पेपर बिछाया, एंड रैंक फॉर द एयर होस्टेस, क्योंकि उसको तो बताना पड़ेगा कि मेरे पास एनिमल है और ऐसा सा मेरे साथ हुआ। एंड गेव हर अ पार्सल ऑफ फिश फॉर मिच
मिच के लिए जो फिश लेके आया था वो दिया, टू कीप इट इन अ कूल प्लेस, ताकि यहाँ पे स्मेल ना हो जाए। आई टुक हर इन टू माई कॉन्फिडेंस, उसको मैंने अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया कि देखो सिस्टर मेरे साथ इतना सब हो चुका है अभी। इन टू माई कॉन्फिडेंस अबाउट द इवेंट्स ऑफ द लास्ट हाफ आवर, पिछले आधे घंटे में जो भी हुआ है वो सब उसको बताया। आई हैव रिटेन्ड द मोस्ट प्रोफाउंड एडमायरेशन, और अच्छी बात वो दिन ही इतना लकी था कि एयरक्राफ्ट मिस भी नहीं हुआ मेरा, और वो एयर हॉस्टेस इतनी अच्छी थी। मैंने जब उसको अपनी बात बताई तो सामने रिटेन मुझे रिटर्न में ये मिला कि वो एयर हॉस्टेस इतनी एडमायर ली, इतनी लवली तरीके से, फॉर दैट एयर हॉस्टेस मुझको भी उसके लिए इतनी लवली फीलिंग्स आ गई, वो इतनी अच्छी थी। शी वॉज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड। उस जैसी जितनी भी एयर हॉस्टेस होती होंगी या उस जैसी जितनी भी काम पोलाइट लेडीज होती होंगी, उनमें की वो क्वीन थी, उनमें की बेस्ट थी वो, जो उस दिन मेरी फ्लाइट की एयर हॉस्टेस थी। शी सजेस्टेड दैट आई माइट प्रेफर टू हैव माई पेट ऑन माई नीज। उसने बोला कि एरोप्लेन के जो भी रूल्स हैं, लेकिन आप इसको अपने नीज पे रखिए ताकि ये यहाँ पे फिर से कोई सीन क्रिएट ना करे। वो देखेगा कि हाँ मेरे ओनर के साथ हूं मैं, तो वो थोड़ा सा एनिमल जो है वो कंट्रोल में रहेगा। एंड आई कुड हैव किस्ड हर हैंड इन द डेप्थ ऑफ माई ग्रेटिट्यूड, और मैं इतना खुश हो गया कि मेरा मन कर रहा था कि मैं उनका हाथ लेकर के किस कर लूं, लेकिन उनने उस वकेले मिचबिल को अपने नीज पे बिठा लिया। बट नॉट नोइंग ऑटर्स, लेकिन मैं ऑटर को जानता जरूर था अब, लेकिन घर में पहली बार एरोप्लेन में लेके जा रहा था। आई वॉज क्वाइट अनप्रिपेयर्ड फॉर वट फॉलोड। आगे उसने एरोप्लेन में क्या किया उस चीज के लिए मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं था। मिज वॉज आउट ऑफ द बॉक्स इन अ फ्लैश, एकदम तुरंत से निकल करके वो बाहर लोगों के ऊपर। He disappeared at a high speed down the aircraft, कहीं सीधा सीधा भाग गया जहां उसको जगह मिली एरोप्लेन में, और वो गायब। There was squawks and shrieks and a woman stood up on her seat, screaming out, "A rat, a rat!" वो मिचबिल जो था वो एकदम से गायब हो गया, तेजी से कहीं भाग के निकल गया वो एरोप्लेन में, और सब लोग चौंक गए क्योंकि उनके मुंह के ऊपर से कुछ बड़ा सा एनिमल निकला, इतना सा। एक लेडी अपनी सीट के ऊपर खड़ी हो गई वहां पे, सीट बेल्ट वगैरह निकाल करके, और चिल्लाने लगी, एक रैट है, इतना बड़ा रैट है। जबकि वो इतना बड़ा रैट नहीं था, वो इतना छोटा ऑटर था। अच्छा, I caught sight of Mitch's tail disappearing beneath the legs of a portly white turbaned Indian. White turbaned मतलब white पगड़ी वाले सरदार जी इंडियन, ठीक है। Diving for it, I missed but found my face covered in curry. मैंने देखा कि एक सरदार जी के पैरों के बीच में से उसकी पूंछ निकली, मैं समझ गया, मैं वहां जंप करने गया, लेकिन पूरा इतना क्योस और इतना सीन क्रिएट हो गया वहां पे कि मेरे मुंह में करी हो गई और मुझको मिचबिल भी नहीं मिला। तो फिर से वो लवली एयर हॉस्टेस आई, परहैप्स वो स्माइल करके बोली, इट वुड बी बेटर इफ यू रिज्यूम टू योर सीट एंड आई विल फाइंड द एनिमल एंड ब्रिंग इट टू यू, शी सेड विथ हर चार्मिंग स्माइल, मोस्ट चार्मिंग स्माइल। तो ऑथर कहते हैं कि जो एयर हॉस्टेस थी वो कहती है कि शायद आपको बैठ जाना चाहिए, यू प्लीज रिज्यूम योर सीट, मैं आपके लिए आपका एनिमल लेके आती हूँ। उनको ऐसी भी ट्रेनिंग दी जाती है कि कभी अगर कोई पेट लाए, आपको पेट नहीं पसंद लेकिन वो किसी का पेट है, तो यू हैव टू डू द वर्क, तो वो लेकर के आती है। आई रिटर्न टू माई सीट, आई वॉज स्क्रीनिंग माई नेक ट्राइंग टू फॉलो द हंट। मैं ऐसे अपनी गर्दन निकाल के हर जगह देखने की कोशिश कर रहा था, अभी भी सीट पे बैठे बैठे पीछे देख रहा हूँ, आगे देख रहा हूँ कि एयर हॉस्टेस का है और मिचबिल का है। हंट, व्हेन सडनली आई हर्ड फ्रॉम माई फीट अ डिस्ट्रेस्ड चिटर ऑफ रिकग्निशन। जब एकदम से पीछे से मेरे पैरों के बीच में से कुछ फीलिंग आई और पता चला, अच्छा चिटर मतलब एनिमल के हंसने की या फिर बोलने की कोई आवाज, कि एनिमल की एकदम से आवाज आई। और रिकग्निशन क्यों? क्योंकि पहचान की आवाज थी, अपने ही ऑटर की आवाज थी, पीछे से एकदम से आया रिकग्निशन एंड वेलकम। एंड मिच बाउंडेड ऑन टू माई नी एंड बिगैन टू नजल माई फेस एंड माई नेक। और मिचबिल को ये पूरा एरोप्लेन को सिर पे उठा करके बहुत मजा आ गया था, तो अब वो खुश था एरोप्लेन में, वो मेरे पास आया, नी पे बैठा और मेरे फेस के साथ खेलने लग गया। फाइन, आगे हमको पूछते हैं, हाउ वॉज मिच टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड। ये आपकी बुक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है कि उसको ऑफ कोर्स पहले केमिस्फियरना ले जाना था बासरा से, फिर इंग्लैंड ले जाना था। तो केमिस्फियरना से जो ऑथर की फ्लाइट होती, उसके बदले अब ब्रिटिश एयरलाइन ने लंदन तक अलाउ नहीं किया, तो वहां से पेरिस तक का और फिर किसी और एयरलाइन के थ्रू पेरिस से लंदन तक का, ऐसे 2 फ्लाइट्स बुक करी। फिर उनने कहा कि 18 इंची स्क्वायर बॉक्स में आपको लाना रहेगा अपने एनिमल को और उसको
फीट पे रख के लाना रहेगा। तो वैसे हमारा बेसिक आंसर इतना ही है, लेकिन उसके बाद क्या क्या हुआ वो डिपेंड करता है क्वेश्चन की लेंथ के ऊपर और हमको क्वेश्चन में कितना पूछा है उस पे, कि उसने वो बॉक्स पूरा फाड़ दिया फिर वो लेट हो गई, ये सारी डिटेल्स हमको स्टोरी नहीं सुनाना है। व्हाट डिड मिच डू टू द बॉक्स, अब हमारा वो दूसरा आंसर आएगा। ये दोनों अगर साथ में पूछे हैं तो हमको दोनों की लेंथ कम करके कंबाइन करना है, लेकिन लिखना है। Why did Maxwell put the otter back in the box? क्यों उसने, क्योंकि अब 10 मिनट बाकी था और 5 माइल्स दूर उनका एयरपोर्ट था। How do you think he felt when he did this? उसको कैसा लगा होगा? Of course, उसको काफी अपसेट और वरीड लगा होगा कि बेचारा पता नहीं ऑलरेडी किस हाल में होगा, कहाँ कहाँ उसने खुद को चोट पहुंचाई है, बॉक्स को तो ऑलरेडी उसने इतना नुकसान कर दिया है। Why does Maxwell say the air hostess द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड? उस एयर होस्टेस को उसने वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड क्यों बोला? क्योंकि वो बहुत एडमायरिंग लेडी थी, चार्मिंग स्माइल, वो दिखती भी अच्छी थी और वो समझदार भी थी, और उसने ऑथर को हमेशा हेल्पफुल एडवाइसेस दी और उसको हेल्प भी की जब उसका ऑटर काबू के बाहर हो गया था तो वापस लाने की। What happened when the box was opened? बॉक्स खुल गया, उसके बाद क्या हुआ? बॉक्स खुल गया, उसके बाद मिच एकदम से इन अ फ्लैश बाहर आया, सब लोगों को डरा दिया उसने, एकदम सब जगह जंप करके वो कहीं गायब हो गया। ऑथर उसको ढूंढने के लिए गए किसी सरदार जी के पैरों के पास, तो वहां उनका मुंह करी में चला गया और मिजबल फिर कहीं गुम, और फिर पीछे से खुद से आकर के हंसने लग गया और इनके साथ खेलने लग गया क्योंकि उसको मजा आ गया ये एडवेंचर करके। चलिए, अब ऑथर को फ्लाइट में मिजबल मिल चुका है, वो लोग शांति से इंग्लैंड जा रहे हैं। After an eventful journey, Maxwell and his otter reach London where he has a flat. लंदन भी जहाँ पे उनका फ्लैट है ऑलरेडी। Midge and I remained in London for nearly a month. अब ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है। He would play for hours with a selection of toys. उसके कुछ पर्टिकुलर टॉयज थे, वो उन्हीं के साथ खेलता था और घंटों निकाल देता था, उसको बहुत मजा आती थी। वो हर वक्त, हमने पता ही है हमको कि वो टॉयज के साथ खेलता था, एक्टिव था काफी। Ping pong balls, marbles, rubber fruit and a terrapin shell that I had brought back from his native marshes. जो मैं उसके native marshes से लेकर आया था। Ping pong balls, marbles, rubber fruit and a terrapin shell that I had brought back from his native marshes. उसके native marshes कौन से थे? Of course, Tigris marshes हमको पता है। तो ping pong balls, rubber fruit ये सब तो हम जानते हैं, लेकिन terrapin shell क्या होता है? तो वो कुछ अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। एक होता है पिलो स्ट्रक्चर, जो टर्टल के पिलो जैसा होता है, उसके ऊपर खेलना रहता है, या फिर कुछ छोटा सा बिल्कुल ऑब्जेक्ट जो कि टर्टल टॉर्टोइज उसके शेप का रहता है। विद द पिंग पोंग बॉल, अब वो पिंग पोंग बॉल के साथ क्या खेलता था? ही इन्वेंटेड अ गेम ऑफ हिज ओन विच कुड कीप हिम एंग्रॉस्ड फॉर अप टू हाफ एन आवर एट अ टाइम। एक साथ वो आधे घंटे तक बिजी रह जाए कॉन्स्टेंटली, ऐसा उसने पिंग पोंग बॉल का एक गेम निकाला था। देखते हैं क्या गेम निकाला था। A suitcase that I had taken to Iraq, जो मैं इराक ले गया था, वैसा एक सूटकेस था मेरा, damaged on the journey home, that the lid when closed, कि जब उसका ढक्कन बंद किया जाए, तो ये तो फोटो कुछ अलग सा हो गया है, लेकिन उसका ढक्कन इस तरीके का रहता था, मतलब जब सूटकेस बंद करें तो वो थोड़ा सा बेंड हो गया था। तो मिच ने ये निकाला था, when closed remained at a slope from one end to another, Mitch discovered that if he placed the ball on the high end, बॉल खुद से नीचे आ जाएगी। तो उसको ये मजा आती थी कि वो यहाँ पे बॉल प्लेस करता था तो वो खुद से नीचे आ जाती थी। तो वो छोटा सा था, ऑफ कोर्स बैग के हिसाब से तो काफी छोटा था मिचबिल, तो वो रन भाग करके यहाँ से बॉल कलेक्ट करता था गिरने से पहले, फिर यहाँ जाके रखता था, फिर गिरने से पहले ले लेता था। ऐसा वो आधे घंटे तक भागदड़ मचाए रखता था उसी सूटकेस और बॉल के साथ। Down the length of the suitcase, he would dash around to the other end to ambush its arrival. वो बॉल वहां तक अराइव हो रहा है उसके पहले वो पहुंच जाता था कैच करने के लिए। Hide from it, crouching to spring up and take it by surprise. कि वो वहां आकर के यहाँ पे छुप जाता था कि मैं नहीं देख रहा हूं, फिर वो एकदम से कैच कर लेता था, सरप्राइज ऐसे कर लेता था खुद ही अकेले अकेले। वो भी इतना समझदार था कि वो ऐसी गेम्स खेल लेता था। ग्रैब इट एंड ट्रॉट ऑफ विथ इट टू द हाई एंड वंस मोर, और हाफ एन आवर तक वो यही गेम खेलता रहता था। ऑल राइट, आउटसाइड दी हाउस आई एक्सरसाइज हिम ऑन अ लीड, मैं वॉक पे भी ले जाता था जैसे कोई डॉग हो। प्रिसाइजली एज इफ ही हैड बीन अ डॉग। प्रिसाइजली मतलब अगर मैं आपको पर्टिकुलरली एकदम एग्जैक्टली बोलने जाऊं तो किसी डॉग को वॉक पे ले जाता है, वैसा ही मैं भी ऑटर को ले जाता हुआ दिखता था।
Mitchell quickly developed certain compulsive habits on the streets of London from their students. लंदन के बच्चों को या यंग बच्चों को देख करके उसने कुछ कंपल्सिव हैबिट्स देख ली थी, उनको देख के उसको भी आ गई थी और ये तो करना ही है, बस यही इसी में मजा है। ऐसे जो बच्चों की बातें होती है वो उसने अपना ली थी, अपने में अडेप्ट कर ली थी। लंदन स्ट्रीट पे जैसे रिचुअल ऑफ चिल्ड्रन हु ऑन देयर वे टू एंड फ्रॉम स्कूल प्लेस देयर फीट स्क्वेयरली ऑन द सेंटर ऑफ ईच पेविंग ब्लॉक। पेविंग ब्लॉक मतलब अगर तो वहां पे ये ऐसे ब्लॉक्स बने हुए हैं तो हर ब्लॉक पे अपना एक एक बार पैर रखना है। तो मिचबिल भी यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ऐसे सारे ब्लॉक्स पे अपने चरण स्पर्श करके ही वो आगे जाता था। मस्ट टच एवरी 7th अपराइट ऑफ द आयरन रेलिंग्स। वहीं अगर यहाँ तो वॉल है फोटो में, लेकिन अगर आयरन रेलिंग आए तो पता नहीं मिचबिल को काउंटिंग कैसे आती थी, हर 7th रेलिंग को ही टच करना है। और इसके अलावा पास टू द आउटसाइड ऑफ एवरी सेकेंड लैंप पोस्ट। हर थोड़ी देर में लैंप पोस्ट आते हैं तो सीधे सीधे जाना है, एक लैंप पोस्ट स्किप करना है, फिर दूसरे में टेढ़ा होके जाना है आगे। ऐसी गेम्स वो खुद से ही बच्चों को देख करके सीख गया था। अपोजिट टू माई फ्लैट वॉज अ सिंगल स्टोरेड प्राइमरी स्कूल। एक 1 स्टोरी प्राइमरी स्कूल था जिसमें along whose frontage ran a low wall, जिसमें छोटी सी दीवार थी, some 2 feet high, कुछ 2 फीट जितनी ऊंचाई पे। On his way home but never on his way out, घर जाते टाइम वो पास नहीं पड़ती थी, मतलब अपोजिट साइड पड़ता था, रॉन्ग साइड पे पड़ता था। घर से बाहर निकलते टाइम वो सीधे रास्ते पे पड़ता था, पर उसको हमेशा मुझे परेशान करना रहता था। तो घर से निकलो तब उसको कुछ नहीं करना, वापस जब जा रहे हो तो सामने रोड पे जा करके विच वो टग मी टू दिस वॉल, वो यहाँ पे लेके आता था, जंप ऑन टू इट एंड गैलॉप, भाग करके पूरी लेंथ, वो 30 यार्ड्स का लेंथ वो ऐसे ऊपर चलता था। टू द होपलेस डिस्ट्रैक्शन बोथ ऑफ द पीपल्स एंड ऑफ द स्टाफ। और लंदन के बच्चे कभी ऑटर नहीं देखा, उनको पता ही नहीं है कि ऑटर क्या होता है। शायद हमारे 10 GACB के बच्चों ने भी ये स्टोरी में पहली बार जाना है कि ऑटर क्या होता है। तो वो कह रहे हैं कि वो ऐसे अपनी पढ़ाई वगैरह सब छोड़ करके, टीचर और बच्चे दोनों देखने लग जाते हैं कि अरे मजेदार कुछ शो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ऑल राइट, it is not, I suppose, in any way strange that average Londoner should not recognize an otter. मैं जानता हूं मेरे लिए कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि एक एवरेज लंदन का इंसान, एवरेज मतलब जिसको ज्यादा डिटेलिंग में एनिमल नॉलेज नहीं है, एक बेसिक नॉर्मल ह्यूमन लंदन का, लंदन से बिलोंग करने वाला, उसको ऑटर के बारे में नहीं पता होगा। आई एक्सेप्ट, बट द वेराइटी ऑफ गेसेस, लोग अगर नहीं पता है तो पूछ लीजिए कि ये क्या है, कौन सा एनिमल है, बट जो गेसेस वो करते हैं कि ये किस टाइप का एनिमल है, वो मेरे लिए एक सरप्राइज है। वो कुछ भी अपनी समझ के हिसाब से बोलते हैं, ठीक है, रैट बोल दिया, बड़ा लिजार्ड, कैमेलियन बोल दिया, समझते हैं, लेकिन वो अजीब अजीब से गेसेस आए। ऑटर्स बिलोंग टू, अब हमको बताया जा रहा है, ये बात हमको हाईलाइट करनी है, ऑटर्स belong to a comparatively small group of animals called mustelines। ये mustelines नहीं है, इसको mustelines कहते हैं। shared by the badger, mongoose, weasel, stoat, mink and others। तो ऐसे और बहुत सारे एनिमल्स, ये mongoose वगैरह जो होता है, badger and mongoose, इस ही फैमिली का एक और प्रजाति हमको मिलती है, ऑटर। वो इस फैमिली से, मसेलाइंस की फैमिली से बिलोंग करता है। आई फेस्ड अ कंटिन्यूअस बैरेज ऑफ कंजेक्चुरल क्वेश्चंस, कि हैं ये रैट है, अच्छा ये छोटा डॉग है, अलग टाइप का डॉग है, ऐसे कितने सारे हमको क्वेश्चंस आते गए जिसके मैं जवाब देना चाहता हूँ कि नहीं ये ऑटर है, लेकिन उनको ऑटर वर्ड भी तो कभी नहीं सुना है कि क्या होता है ऑटर। मसलाइंस बट द ऑटर, मोर रैंडम गेसेस, ज्यादातर एक बेबी सील और एक स्क्वीरल। आई होप आपको बेबी सील और स्क्वीरल पता है। बेबी सील और स्क्वीरल ज्यादातर लोग बोले। फिर एक ने पूछा, इज दैट अ वॉलरस मिस्टर? किसी ने पूछ लिया वॉलरस है। ऐसे एनिमल्स के नाम सील और वॉलरस वो लंदन जैसी जगहों पे कहाँ आते हैं। रिड्यूस्ड मी टू गिगल्स, मैं हंस पड़ा। एंड आउटसाइड अ डॉग शो, एक डॉग शो के बाहर मैंने किसी को सुना, वो बोले देखो देखो हिप्पो, अ हिप्पो, किसी से सुना आई हर्ड अ हिप्पो। ऐसी वर्ड्स सुने, हिप्पोपोटेमस जैसा तो कहीं से भी ये ऑटर नहीं दिखता था। अ बीवर, अ बेयर कब, अ लेपर्ड, लेपर्ड कुछ भी बोल रहे थे लंदन के लोग। वन एपरेंटली दैट हैड चेंज्ड इट्स स्पॉट्स, और ऐसा लेपर्ड जिसने अपने स्पॉट्स हटा के स्केल्स ले आई है, कमाल है। अ ब्रोंटोसॉर, ब्रोंटोसॉर डायनासोर की फैमिली का ही होता है। विच वॉज एनीथिंग बट एन ऑटर। तो मिचबिल को वो सारे एनिमल्स बोल दिए गए थे लेकिन ऑटर नहीं बोला था।
बट द क्वेश्चन फॉर विच आई अवॉर्डेड द हाइएस्ट स्कोर, एक ऐसा क्वेश्चन था जिसको मैं बोलूंगा कि वो बेस्ट था, और अगर तो मुझे जितने क्वेश्चंस आए उसमें से मुझे किसी को प्राइज देना है तो मैं उस आदमी को दूंगा। फ्रॉम अ लेबरर डिगिंग अ होल, एक लेबरर था जो सड़क पे होल डिग कर रहा था, खड्डा खोद रहा था। आई वॉज स्टिल फार फ्रॉम हिम वेन ही लेड डाउन हिज टूल, मैं अभी भी काफी दूरी पे था जब उसने देखा कि मैं एक अजीब सा एनिमल लेके जा रहा हूं। उसने अपना टूल जिससे भी वो खोद रहा था उसको साइड रख दिया। सरप्राइज, अच्छा सॉरी, his hands on his hips and began to stare. As I drew nearer, I saw his expression. वो ऐसे हाथ रख के खड़ा हो गया और सोचने लग गया, बस उसके एक्सप्रेशंस में देख रहा था। Surprised and affronted, as though he would have me know that he was not one upon whom to play jokes. वो आदमी नहीं था, और वो जानता था कि ये एनिमल भी ऐसा नहीं कि जिसपे हम जोक बोल दे, उसको हिप्पो या लेपर्ड बोल दे, वैसा भी नहीं था। आई केम अब्रेस्ट ऑफ हिम, मैं उसके आगे गया। ही स्पैट, ग्लेड एंड देन ग्रोल्ड आउट, उसने देखा, घूरा, थोड़ा सोचा समझा, अजीब से एक्सप्रेशंस उसने उतनी 2 मिनट में दे दिए, और फिर बोला, हियर मिस्टर, व्हाट इज दैट सपोज टू बी, ये किस प्रकार का एनिमल है। इस क्वेश्चन को राइटर जो है एक स्टार अवार्ड देना चाहेंगे कि उसने, व्यक्ति ने जानने की कोशिश की कि ये क्या है। उसने ये नहीं पूछा क्या ये लेपर्ड है, क्या ये बीवर है, क्या ये स्क्विरल है, उसने बस सिंपली पूछा व्हाट इज दैट सपोज टू बी। उसने जानने की कोशिश की, राइटर ने बताया अच्छा ऑटर होता है। वो बड़े खुश हुए कि फाइनली एक आदमी ऐसा मिला जो ऐसा भी पूछ सकता है, और वो बहुत खुश हुए। रिटन बाय गेविन मैक्सवेल, ये स्टोरी यहाँ पे हमारी खत्म होती है। गेविन मैक्सवेल की एक ऑटोबायोग्राफी। आई होप आपको भी ऑटर के एडवेंचर्स बड़े एडवेंचरस लगे होंगे और ये स्टोरी बहुत अच्छे से हार्ड वर्ड्स के साथ समझ में आ गई होगी। तो चलिए एक बार इसके लास्ट कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। हमको पूछा है व्हाट गेम हैड मिज इन्वेंटेड, तो वो सूटकेस और पिंग पोंग बॉल वाला गेम हम लिख देंगे। सूटकेस मतलब पूरा डिस्क्राइब करना है हमें पिंग पोंग बॉल वाला गेम, ठीक है, कि वो सूटकेस का लिड थोड़ा सा स्लोपी था, वो भागता था, छुपता था, सरप्राइज होता था। व्हाट आर कंपल्सिव हैबिट्स, कंपल्सिव हैबिट्स क्या होता है जो हम किसी की देख के खुद में अप्लाई कर लें। व्हाट डज मैक्सवेल से आर द कंपल्सिव हैबिट्स ऑफ स्कूल चिल्ड्रन और मिजबिल, वो क्या करते थे कि वो हर 7th रेलिंग को टच करते थे, हर ब्लॉक जो उनके पाथ पे आता है, फुटपाथ पे आता है, उस पे कदम रखते थे, और उसके अलावा लैंप पोस्ट तो हर सेकंड लैंप पोस्ट से होकर के सीधे गुजरना रहता था। What group of animals do otters belong to? Otters कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं? हमारा वैसे 1 वर्ड आंसर रहेगा मस्सेलाइन, लेकिन इस ग्रुप में कौन से एनिमल्स और आते हैं वो भी हम लिखेंगे। What guesses did the Londoners make about Mitch? तो हम लेपर्ड, बीवर, हिप्पो, स्क्विरल सब कुछ लिख देंगे, सील, वॉलरस सब कुछ हम लिख देंगे। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया है, सारे हार्ड वर्ड्स अच्छे से समझ आ गए हैं। इसी तरह बाकी के चैप्टर एक्सप्लेनेशंस के लिए आप चैनल पे प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं, और अगर इस वीडियो में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।